गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सर्विसेज पर। और मैं हूं आपके लिए तैयार NCERT सार बैच की क्लास लेकर, जो इतिहास विषय से रिलेटेड है और द्वितीय ब्रिटिश प्रशासनिक आर्थिक नीति का भाग 2 है। चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हुए चलेंगे जहाँ तक कि जो भी चैप्टर आता है उसके अकॉर्डिंग ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आज भी जब बात हो रही थी आप सभी बच्चों से, मैं अपेक्षा रखता हूं कि यहाँ पर आपको सबसे बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मौका मिल जाता है। और अगर यहाँ पर सब कुछ आप अच्छा कर लेते हैं तो आपको एडवांस लेवल पर क्लास करने में दिक्कत नहीं होगी। आज दशहरा का त्यौहार है, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना आप लोग को भी। दशहरे का जो भी बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना और इन्जॉय कीजिए त्यौहार को। और ध्यान से फिर लगातार क्लास भी करते रहेंगे। यह क्लास आप रिकॉर्डेड भी कर सकते हैं, ऑलवेज अवेलेबल होता है, पूरे साल भर तक यह क्लास आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रशासनिक और आर्थिक नीति पर स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा मैं आपका चैट देख लूँगा और फिर मैं क्लास की शुरुआत कर दूँगा। तो देखते हैं। वेरी गुड इवनिंग। चूँकि शेड्यूल लगा हुआ था तो इसलिए मैंने क्लास ले लिया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है अमित जी, और कल का क्लास का PDF दूसरा अपलोड करवा दिया लिख कर है। हो सकता है गलती हो गई हो, एक बार मैं चेक करने के लिए बोल देता हूँ। एक बार मैं चेक करने के लिए बोल देता हूँ। अपलोड करवाता नहीं है, लोग अपने आप, हो सकता है गलती हो जाती हो। जो भी अपलोड करने वाले होते उनके पास चूँकि लॉट ऑफ PDF आते हैं तो वो कभी कभी गलत अपलोड हो जाता है। विजयादशमी की हार्दिक शुभकामना। 2 आवर्स की क्लास तो नहीं, कम से कम 1.5 घंटे की क्लास तो जरूर लेंगे। व्यंग से नवाब कहते थे, व्यंग क्या होता है? व्यंग का मतलब नहीं सुना आपने? सुदूर का मतलब बहुत दूर होता है। जो बहुत दूर होता है उसको हम सुदूर कहते हैं। जो बहुत दूर होता है उसको हम सुदूर कहते हैं। देवेश सिंह बिल्कुल लाइव है। ठीक है बच्चे, चलिए। व्यंग का मतलब क्या होता है? व्यंग का मतलब होता है हंसी मजाक करना, हंसी मजाक में कहना, मजाक बनाना। मजाक बनाना होगा, मजाक बनाना होगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? मजाक बनाना। जो बच्चे अभी पीछे हैं वो लाइव क्लास नहीं करेंगे। लाइव क्लास करने का कोई तात्पर्य नहीं होगा जब तक हम क्रम से नहीं आते हैं। वैसे आप घूमने के लिए आते हैं, आइए, लेकिन लाइव क्लास तभी आप करिए जबकि आप पीछे से कंप्लीट करते आए। ध्यान रखिएगा कि सभी क्लास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई चैप्टर आज खत्म नहीं होता, बल्कि उसको खत्म होने में 4 दिन 5 दिन का समय लग जाता है। तो अगर बीच में से आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बातें समझ में आएगी। नोट्स तो बिल्कुल मत बनाइए, आपको टाइम है तो आप आइए ज्वाइन करिए, लेकिन नोट्स आपको क्रमबद्धता से ही बनाना चाहिए। और जो बच्चे NCERT सार बैच में नोट्स नहीं बनाते हैं और उनको लगता है किसी तरह से PDF पर करके काम चल जाएगा, गलती कर रहे हैं मेरे विचार से। फिर सिविल सेवा के लिए आप तैयारी नहीं कर रहे, या आपकी मानसिकता सिविल सेवा के लिए नहीं बनी है। इस एग्ज़ाम को आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए, और हल्के में लेने का परिणाम होता है कि बहुत सारे बच्चे असफल होते हैं। और बहुत सारे बच्चे असफल होते हैं, एक दो नहीं होते। सफलता की दर फिर बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। जो ताकत होनी चाहिए, जो मोटिवेशन होना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, उसको नहीं फॉलो करते हैं। और कोई असफलता का कारण ही नहीं है। असफलता किसको मिल रही है? आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपको मिल रही है, लेकिन दूसरे को कहाँ? नहीं, दूसरा जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो तो सफल हो ही रहा है ना। अगर 1000 सीट है तो 1000 बच्चे तो सफल हो रहे हैं। ये बात अलग है कि आप नहीं हो रहे हैं, या जो बच्चे अच्छे तैयारी नहीं करते उनका नहीं हो रहा है। इसलिए आपको सावधानी से बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। तो ब्रिटिश प्रशासनिक और आर्थिक नीति को ही कंटिन्यू करेंगे, और ये आपका चैप्टर 3 चल रहा है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीति और प्रशासनिक ढांचा। यह क्लास 11 का ओल्ड NCERT है जिसको हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेंगे इसी को। भारत में ब्रिटिश, यहाँ पर जो लिखा था ये ज़्यादा बढ़िया है, ब्रिटिश प्रशासनिक आर्थिक नीति। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आगे कंटिन्यू करेंगे। ब्रिटिश प्रशासनिक आर्थिक नीति, प्रशासनिक आर्थिक नीति। ठीक है, यहां से करेंगे। और जो बात हो रही थी वह 1773 के रेगुलेशन एक्ट की बात की थी हम लोगों ने। आशा करता हूं कि रेगुलेशन एक्ट आपने समझा होगा, क्यों लाया गया था यह भी समझा होगा। और अब दूसरा रेगुलेशन जो आता है वह आता है 1784 का रेगुलेशन। 1784 का रेगुलेशन आ जाएगा, रेगुलेशन एक्ट आ जाएगा। और इसको हम लोकप्रिय तौर पर कहते हैं, इसी को कहते हैं हम पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया
एक्ट लाया जाता है, इसी को हम क्या कहेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट कहेंगे। पिट कौन है? ब्रैड पिट एक आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री है। चूंकि प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन के होंगे वही ऐसे एक्ट को लाने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, तो उनके नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। जबकि एक्चुअल में यह 1784 का रेगुलेशन एक्ट, यानी रेगुलेट करने के लिए, विनियमित करने के लिए, कंपनी के कार्य का कामकाज को विनियमित करने के लिए यह एक्ट लाया जा रहा है। यह एक्ट पहले की तुलना में अधिक प्रभावी था। पहले के तुलना में यह बहुत ही अधिक प्रभावी होगा, क्योंकि इस बार हम क्या देखते हैं, कि यहां पर इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के कामकाज पर, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के कामकाज पर संसदीय नियंत्रण स्थापित हुआ। संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। कैसे किया गया? तो यह जानकारी हो कि संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, इससे पहले हमें पिछले क्लास के बारे में वह जानकारी जरूर होनी चाहिए कि 1773 तक कंपनी काम कैसे कर रही है। तो कंपनी का नियंत्रण एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है, जिसकी संख्या 24 है। ये घटता बढ़ता रहता है, बोर्ड की मेंबर्स की संख्या घटती बढ़ती रहती है। फिलहाल तो हम देखते हैं 24 है, यानी वह 24 सदस्य एक निर्णय लेता है जिसका पालन करने का कार्य भारत में जो गवर्नर या गवर्नर जनरल है उसको जाता है। लेकिन अब कहा गया कि नहीं, गवर्नर्स या उसके जो गवर्नर जनरल के जो ऊपर हैं, मान लो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही निर्णय लेकर के नहीं बताएगा गवर्नर को, बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी आदेश का पालन करना पड़ेगा, अपने कामकाज के बारे में बताना पड़ेगा एक खास संस्था को। उस संस्था को कहा गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक लाइन हम देखेंगे कि कैसे बदलता चला जाता है। कामकाज पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, किसके माध्यम से? तो यहां पर आ जाएगा किसके माध्यम से। तो अगर यहां हम कहें, यह हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। यह क्या है बोर्ड ऑफ कंट्रोल? यह है 6 सदस्यीय समिति है, 6 सदस्यीय संसदीय समिति, जिनमें 2 सदस्य कौन हो जाएगा? 2 सदस्य कैबिनेट का होगा। क्या ये बातें आप पॉलिटी पढ़ते हुए जानते हैं कि जो संसद का सदस्य होता है और जो कैबिनेट मंत्री होता है, जो कैबिनेट है, दोनों अलग अलग चीजें होती है। जैसे हम भारत में देखते हैं कि एक संसद सदस्य है और भारत में देखते हैं कि कोई मंत्री है। तो यहाँ पर जो 6 सदस्य बनाया गया था, 6 मेंबर्स बनाए गए थे, वहाँ हम क्या देखते हैं कि 2 मेंबर्स जो हैं वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के नहीं बल्कि ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर होंगे और 4 मेंबर ब्रिटिश पार्लियामेंट से जुड़े होंगे। यानी एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो नियंत्रण किसको करता? जो संसदीय सलाह देता, एक तरह से कंट्रोल करने का काम करता। और यह क्या करता? यह समिति बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सलाह देता। यह समिति किसे सलाह देगा? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सलाह देगा, को प्रशासन में सलाह देता है, प्रशासन में सलाह देता था तथा कंपनी के कामकाज की जांच करता था। एक परिवर्तन और किया गया कि जांच करता था, कंपनी के कामकाज की यह जांच करता था और बोर्ड को सलाह देता था, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को सलाह देता था कि भाई आपको कैसे कार्य करना चाहिए और क्या कार्य किया जा रहा है, इसका जांच भी ये कर लेगा। क्या देखा हमने? इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के कामकाज पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया। पहले वाले में नहीं हो पाया था, इसमें हो गया। किसके माध्यम से? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। 6 सदस्यीय संसदीय समिति जिसमें 2 सदस्य कैबिनेट का होगा। यह समिति बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को प्रशासन में सलाह देगा और कंपनी के कामकाज की जांच भी करता था। एक प्रॉब्लम जो भारत के अधीन थे
एक जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक ही होता है जनरली। आप अगर कहें तो यहां मैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कर देता हूं, एक ही बात है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक ही है। जहां ये काम करता है उसको हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। जब ये किसी मान लो कि बैठक कर रहा है तो उसको हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। वैसे नॉर्मली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही यूज करते हैं शब्द, कोई इसमें फर्क नहीं। यहां पर हमने क्या देखा, संसदीय नियंत्रण स्थापित किया जिसके माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। 6 सदस्यीय संसदीय समिति बनाएगी, 2 सदस्य कैबिनेट के होंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को प्रशासन में सलाह देगा तथा कंपनी के कामकाज की जांच करेगा। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि वो काम करने के तरीके के आधार पर नाम में परिवर्तन आ जाता है। मैंने कहा ना कि नाम अलग अलग कभी कभी यूज हो जाता है, लेकिन जो मेन थीम है उसको हम वही मान के चलेंगे। एक परिवर्तन और किया गया, अगर आपको याद होगा कि जो 1773 का रेगुलेशन एक्ट था वहां पर गवर्नर जनरल इन काउंसिल को स्थापित किया गया था। गवर्नर जनरल इन काउंसिल, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल की सदस्य संख्या कितनी थी? एक तो गवर्नर जनरल हो गया और 4 सदस्य अतिरिक्त था जिसमें हमने बताया था कि फ्रांसिस है, बारवेल है, मानसन है और क्लेबरिंग, 4 सदस्य लाए गए थे और बहुमत का सिद्धांत रखा गया था। यानी जब तक 3 सदस्यों का मत नहीं मिलेगा तब तक कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता है। और यह गवर्नर जनरल के लिए बहुत दुःस्वप्न के समान था कि गवर्नर जनरल के लिए 3 सदस्य के समर्थन जुटाने बहुत मुश्किल होते। इस वजह से भी रेगुलेटिंग एक्ट बहुत सफल नहीं रहा था। यहां पर एक परिवर्तन किया गया और यह परिवर्तन किया गया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल में सदस्यों की संख्या, काउंसिल में सदस्यों की संख्या घटाकर कितनी की गई? सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई, घटाकर 3 कर दी गई, जो कि पहले कितना था? जो कि पहले 4 हुआ करता था, जो कि पहले 4। ठीक है, काउंसिल में सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई, जो कि पहले 4 हुआ करता था। पहले 4 था तो 4 में दिक्कत है, अब बहुमत प्राप्त करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बहुमत में 4 हो गया यानी 3 सदस्य हो गए, एक गवर्नर जनरल हो गए। अब अगर 2-2 का बहुमत आ जाता है तो गवर्नर जनरल एक्स्ट्रा पावर उसमें लगा सकता है। अब अधिक हो जाएगा व्यवहारिक बहुमत प्राप्त करना, काम करना थोड़ा सा सरल हो गया क्योंकि पहले वाले में बहुत ही अधिक दिक्कत हो गई थी। हमने क्या देखा, यहां पर हम क्या देखते हैं कि एक तरह से 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापित कर दिया, 2 सदस्य इसमें कैबिनेट मंत्री होते, 3 सदस्य का काउंसिल स्थापित कर दिया। एक बात और कर दिया कि बंबई तथा मद्रास को क्या करिए आप, मद्रास प्रेसिडेंसी को कर दीजिए। मद्रास प्रेसिडेंसी को युद्ध, शांति तथा अन्य मामलों में या राजस्व मामलों में स्पष्ट रूप से बंगाल काउंसिल के अधीन किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अधीन किया गया। यानी पहले जो था अलग अलग निर्णय लिया जाता था। हम देखते हैं 3 प्रेसिडेंसी बन गई थी, एक बंगाल में है, एक मद्रास में है, एक है आपका बंबई में। तीनों जगह गवर्नरशिप सिस्टम को लागू किया गया था, लेकिन इस व्यवस्था के माध्यम से कहा नहीं, मुख्यालय कहाँ रहेगा? बंगाल में रहेगा और बंबई और मद्रास के जो गवर्नर होंगे वो किसको रिपोर्ट करेंगे? अब बंगाल के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करेंगे। यही है कारण, हालांकि गवर्नर जनरल शब्द तो हम पहले ही प्रयोग में लाने लग जाते हैं 1773 के बाद ही। जनरल शब्द जब जुड़ जाता है गवर्नर के साथ, इसका मतलब है कि वह व्यक्ति अब सैनिक शक्ति भी धारण करता है। ध्यान रखिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। जैसे हम गवर्नर कहते हैं, अगर मान लीजिए हम कहते हैं गवर्नर, तो अगर हम कहें गवर्नर, यह क्या करेगा? यह करेगा प्रशासन करेगा। अगर गवर्नर जनरल कहते, जनरल शब्द हम किसके लिए यूज करते हैं?
सेना के लिए यूज करते हैं। यह क्या होगा? प्रशासन प्लस सैन्य व्यवस्था प्लस सैन्य प्रशासन दोनों संभाले। एक आगे चल करके देखेंगे, वहां पर एक शब्द यूज होता है 1857 के बाद देखेंगे, वायसराय शब्द का प्रयोग होगा। वायसराय का मतलब होगा सीधे क्राउन का प्रतिनिधि। क्राउन मतलब होगा ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि, सम्राट का प्रतिनिधि। यहां पर इसका मतलब यह नहीं है कि यह जो वायसराय होगा यह भी गवर्नर जनरल ही होगा। इसके पास भी जनरल की शक्ति होगी, जनरल की शक्ति थी। ऐसा नहीं है यहां जनरल का शब्द नहीं है तो जनरल की शक्ति नहीं होगी। पहले हमने देखा गवर्नर है, जैसे बंगाल का गवर्नर हुआ, क्लाइव क्या है? गवर्नर है। वारेन हेस्टिंग्स को अतिरिक्त शक्ति दी गई, कहा कि आप ही जो कंपनी के अधीन सेना का संचालन हो रहा है उसका मुख्य सेना नायक आप ही रहेंगे। इसलिए गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का, पूरे भारत का नहीं, पूरे भारत का नहीं, कहाँ का? बंगाल का। और 1833 में जाकर के देखेंगे तो उसे कहा गया कि संपूर्ण भारत के आप गवर्नर जनरल हैं। अभी गवर्नर जनरल कहाँ का है? बंगाल का। जनरल मतलब सेना का अधिकारी, यानी सैन्य शक्ति भी गवर्नर के साथ जोड़ दिया गया और बंगाल के लिए पूरा अधिकारिता दिया गया। लेकिन कहा गया कि आप मद्रास और बंबई पर भी अधिकारिता हासिल करें। और फिर 1833 में परिवर्तित किया गया, कहा कि आप पूरे भारत के गवर्नर जनरल होंगे। और जब 1857 में या 58 में नया कानून लाया गया तो यहाँ पर अब गवर्नर जनरल शब्द हटा दिया गया और कहा गया कि अब वायसराय। वायसराय मतलब होता है प्रतिनिधि, जो ठीक वैसा ही होगा जैसा कि किसी ब्रिटेन के किसी प्रांत का होगा। उसे तमाम अधिकार मिलेंगे, सैन्य असैन्य सभी अधिकार मिलेंगे। लेकिन शुरुआत के दौर में वायसराय को ही सैनिक शक्ति भी दी गई, बाद में सेना के लिए अलग से अधिकारी बनने लग गया। लेकिन शुरुआत में गवर्नर जनरल जैसा ही पद बना रहा, क्योंकि जनरल की शक्ति भी वायसराय के हाथों में ही रखी गई। बाद में अलग अलग फिर जनरल्स नियुक्त किए जाने लगे। बहुत दिनों तक ये व्यवस्था नहीं रही। आशा करता हूं कि ये अंतर आपने समझा होगा कि गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या फर्क होता चला गया आगे के क्रम में। क्या लिखा हमने? बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को युद्ध, शांति तथा राजस्व मामले में स्पष्ट रूप से बंगाल के गवर्नर जनरल की काउंसिल के अधीन किया गया। गवर्नर जनरल के अधीन नहीं किया गया, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अधीन किया गया, अधीन किया गया। ठीक है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि लगभग यही ढांचा कब प्रारंभ होता है? अधीन किया गया। इस प्रकार से, या प्रशासन का संगठन इस प्रकार से किया गया, प्रशासन का संगठन इस प्रकार से किया गया, इस प्रकार से किया गया ताकि ब्रिटिश हित अधिकतम रूप में सुरक्षित हो सके। ब्रिटिश हित अधिकतम रूप में सुरक्षित हो सके, ब्रिटिश हित अधिकतम रूप में सुरक्षित हो सके। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की यह व्यवस्था, यह व्यवस्था कब तक चलती रही? 1857 तक चलती रही, 1857 तक चलती रही, 1857 तक, जब तक कि नई व्यवस्था नहीं लागू होती है तब तक यह व्यवस्था चलती ही रही। प्रशासन का संगठन इस प्रकार से किया गया ताकि ब्रिटिश हित अधिकतम रूप में सुरक्षित हो सके, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की यह व्यवस्था 1857 तक चलती रह जाती है, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। और 1857 में जाकर के इसको इवैल्यूएट किया गया, यानी हटाया गया। ठीक है। वायसराय की संधि हुई थी, पता नहीं क्या सब आप लोग कहता है, नहीं समझ में। वायसराय तो एक पद है ना, संधि कहां हुआ? गवर्नर क्या है? एक पद है। गवर्नर जनरल क्या है? एक पद है। वायसराय एक पद है। वायसराय की संधि कहां से हो गई भाई? क्या क्या सोच लेते हो, मतलब पढ़ा कुछ रहे हैं, सोच कुछ हो रहे हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की यह व्यवस्था 1857 तक चलती रह जाती है। ये क्या है? ये पद है, जानवर नहीं है, ये पद है।
पोजीशन है। भारत में गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, तो ये पद हुआ ना कि कोई संधि हो गई। क्या आप सोच रहे हो? नहीं, अगर करो चैट तो स्पष्ट रूप से करो, नहीं करो तो अच्छा होगा नहीं करो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की यह व्यवस्था 1857 तक चलती रह जाती है। ठीक है, यहां हमने देखा कि एक व्यवस्था 1857 तक लगभग बनती रही, वह आपका लगातार यह व्यवस्था चलती रह जाती है। फिर हम क्या देखते हैं कि यहां इसमें एक संशोधन किया गया 1786 में, और यह संशोधन किया गया, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण था, खास करके यह माना जाता है कॉर्नवालिस के लिए किया गया था। 1856 में, 1786 में इसमें एक संशोधन किया गया। 1786 में इस व्यवस्था में एक संशोधन किया गया, जिसके द्वारा वायसराय को कौंसिल के आदेश को ठुकराने का अधिकार मिल गया। यानी वायसराय काउंसिल का आदेश ठुकरा भी सकता है, अधिकार मिल गया। अब समझिए, ये थोड़ा सा गवर्नर जनरल को अधिक पावरफुल बनाने से जुड़ा हुआ है कि 1786 में इस व्यवस्था में एक संशोधन किया गया, जिसके द्वारा वायसराय को काउंसिल के जिसके द्वारा गवर्नर जनरल लिखेंगे, जिसके द्वारा गवर्नर जनरल को काउंसिल के यहां पर मैं लिख देता हूं जनरल को काउंसिल के आदेश को ठुकराने का अधिकार मिल गया। अगर गवर्नर जनरल अगर चाहे तो क्या करेगा? गवर्नर जनरल चाहे तो यहां पर क्या करेगा? गवर्नर जनरल या चाहे तो काउंसिल के अधिकार को, काउंसिल देखो अभी क्या हो रहा है कि गवर्नर इन काउंसिल हमने किसको कहा? गवर्नर इन काउंसिल कहा कि एक गवर्नर जनरल है और 4 उसके सदस्य हैं, जो 4-5 मिलकर के निर्णय लेते हैं, बहुमत के आधार पर निर्णय लेते हैं। तो निर्णय लेना थोड़ा कठिन हो रहा था, तो यहां पर एक सदस्यों की संख्या घटा दी गई और कर दिया अब 3-4-1 कर दिया। अब यहां पर एक और आदेश दिया गया 1786 में, इस व्यवस्था में संशोधन किया गया, जिसके द्वारा कहा गया कि गवर्नर जनरल अगर चाहे तो काउंसिल का आदेश या उसका सुझाव ठुकरा सकता है, खुद ही निर्णय ले लेगा। तो एक तरह से गवर्नर जनरल को अधिक पावरफुल कर दिया गया। क्या ये सब बातें हम नहीं पढ़ते हैं उसमें? पॉलिटी में भी तो है, ये बातें जुड़ी हुई है ना। तो लेकिन आपको एक क्रम स्थापित करना पड़ेगा, तभी जाकर के इसे व्यवस्थित कर पाएंगे। देखिए, क्रम आप स्थापित नहीं कर पाएंगे तो मैं आपके लिए कर देता हूं। यहां पर मैं बनाता हूं एक बॉक्स जो आपको खुद करना चाहिए, क्योंकि आपका परिप्रेक्ष्य बहुत ही बिलो रहा है स्टैंडर्ड जो क्लास में आपने पढ़ा है स्कूल में, इस वजह से आप क्रम स्थापित नहीं कर पाते। अगर हम क्रम स्थापित करें तो यहां पर जो पहला आया वह आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का। यहां पर किया गया, अब इसी समय टाइम लगता है जो कोर्स पीछे जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट आया, लेटिंग एक्ट आता है, और यहां पर जो प्रावधान किया गया था वह प्रावधान किया गया था गवर्नर इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन काउंसिल किया गया था। काउंसिल का प्रावधान था, और ये क्या था? 1+4 = 5 था, और बहुमत यानी मेजॉरिटी जो रखा गया था वह 3-2 का रखा गया था। फिर हम देखते हैं दूसरा परिवर्तन आता है 1784 में, जिसको हमने कहा पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या कर दिया? यहां जो प्रावधान किया गया वह किया गया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को घटा दिया। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को क्या कर दिया? इसकी संरचना परिवर्तित हो गई, और ये हो गई 1+3 = 4 होगा, और यहां पर जो बहुमत रखा गया वह 2/2 का रखा गया। यही होगा ना, 4 का है तो बहुमत 2 से 2 होगा। और क्या कर लेगा? यहां पर गवर्नर जनरल क्या करेगा? जनरल
अतिरिक्त वोट डाल देगा। पॉलिटी में आप नहीं पढ़ते हैं क्या इस? अतिरिक्त वोट डाल सकेगा बराबरी होने पर। बराबरी होने पर, मान लीजिए यहां पर लिखा नहीं है बराबरी होने पर, प्रावधान नहीं था। प्रावधान क्या थे? प्रावधान स्पष्ट नहीं थे, लेकिन होता तो यही, अगर हम बराबरी का वोट डालते तो अगर उसको वोट को टाई को ब्रेक करना है तो एक वोट गवर्नर जनरल को दिया जाएगा, लेकिन कहीं लिखा नहीं गया था कि आप अलग से देंगे। फिर हम क्या देखते हैं 1786 में क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल क्या करेगा? गवर्नर जनरल चाहे तो काउंसिल के सलाह को ठुकरा सकता है। गवर्नर जनरल चाहे तो काउंसिल के सुझाव को अमान्य कर सकता है, सुझाव को ठुकरा सकता है तथा अकेले निर्णय ले सकता है। अकेले निर्णय ले सकता है। यहां पर क्या कर दिया? गवर्नर जनरल को फिर से पावरफुल बना दिया और 1773 से पहले की स्थिति में ला दिया। काउंसिल तो बना रहा, 3 सदस्य की काउंसिल बनी रहती है, लेकिन यहां पर गवर्नर जनरल को थोड़ा सा पावर दे दिया गया, कहा कि आप चाहें तो ठुकरा सकते हैं। यही तीनों संशोधन हमने अभी बताए हैं आपको। ये वाला तो कल बताया था, ये दोनों मैंने अभी बताए। ये है इसकी संरचना। अगर ये संरचना आप समझ लेते हैं तो आपको आगे चल करके फिर काम देगा। कारण है कि जब भी जिस एक्ट की हम बात करेंगे, जैसे कि इसके बाद जो हम एक्ट की बात करेंगे वो एक्ट की बात करेंगे 1813 के एक्ट की बात करेंगे, तो वहाँ कुछ परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन जब 1833 के एक्ट की बात करेंगे, 1833 के चार्टर अधिनियम की बात करेंगे, तो वहाँ देखेंगे फिर इसमें परिवर्तन आ गया। तो अगर ये क्रम आपका नहीं बना रहा तो फिर 1833 के एक्ट में जाएंगे, आपको लगेगा ये क्या चीज़ हो रहा है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। जबकि क्रम हम देख रहे हैं 1773 से ही चलता आ रहा है, और ये यहाँ नहीं होगा, फिर 1857 में चेंज होगा, 61 में चेंज होगा, 93 में चेंज होगा, 1909 के अधिनियम में चेंज होगा, 1919 के अधिनियम में चेंज होगा, 1935 के अधिनियम में चेंज होगा। इसी में परिवर्तन होता चला जाएगा। बस यहीं से हमें क्रमबद्धता याद रखनी होगी, और ये तो हमें क्रम समझना ही पड़ेगा, क्योंकि एक जगह स्पष्ट तरीके से हाँ, काउंसिल लगभग बेकार हो गया। अब गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार तो नहीं कह सकते हैं, ऐसे अध्यादेश जारी नहीं करते हैं, ठीक है। अब वैध शासन मतलब होता है वाजिब शासन, मतलब कि जो कानून के हिसाब से शासन चलता है उसको वैध शासन कहते हैं। दोहरा शासन तो अलग शासन है ना। वैध शासन का क्या मतलब होगा? जेन्युइन गवर्नमेंट होगा, जेन्युइन गवर्नमेंट होगा। अब द्वैध शासन अवैध और वैध होता है ना, एक अवैध होता है इलीगल गवर्नेंट होगा, और दूसरा हो गया वैध शासन जो लीगल गवर्नेंस होगा वो होगा। जैसे मान लो कि कोई सरकार चुन के आती है, चुन के कोई सरकार आई तो क्या होगा? वो वैध सरकार है, यानी उसको किसी संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है। तो संविधान से मान्यता प्राप्त जो सरकार होगी वह वैध सरकार होगी, लीगल गवर्नमेंट। अवैध हुआ जो अपने से, जैसे किसी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, मतलब उसको संविधान ने शक्ति नहीं दिया था और अचानक से सत्ता पर कब्जा कर लिया, तो वो अवैध गवर्नमेंट हो जाएगा। वो द्वैध शासन वाली बात अलग है। द्वैध शासन तो डायरकी है, वो अलग चीज ही है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर है? मान के चलते हैं कि अब गवर्नर जनरल क्या हो जाता है? अधिक इंपावर्ड हो जाएगा, पावर्ड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने क्या देखा कि बहुत सारे काउंसिल को, कॉर्नवालिस को इतना पावरफुल क्यों चाहते थे? इसलिए चाहते थे कि कॉर्नवालिस के समय बहुत सारी चुनौतियां उत्पन्न हो रही थी, खास करके फ्रांसीसी क्रांति के बाद। फ्रांसीसी क्रांति तो हम नहीं जानते, तो 1876 के बाद, 1886 के बाद फ्रांस में एक क्रांति का दौर प्रारंभ होता है। 89 में जाकर के वहां पर क्रांति हो जाती है, जनता का शासन स्थापित होता है, और जनता का शासन स्थापित हुआ तो फिर वह कहीं क्रम दूसरे देशों पर भी लागू ना हो जाए, तो एक ऐसे मजबूत सेनानायक की जरूरत थी जो वैसे चीज़ों को समझता हो, अनुभवी हो। और कॉर्नवालिस भले ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सेना का कमांडर था, हार गया था, लेकिन कंपनी को लगता था कि यह बहुत योग्य व्यक्ति है, योग्य था भी। तो भाई जो भारी भरकम आदमी है, यानी बड़े पावर वाला आदमी है, वह तो समझो कि पूरे ब्रिटिश सेना का कमांडर रहा हुआ था,
वह कहेगा कि मुझे अधिकार दो, तो मजबूरी में भी देना पड़ेगा वैसे लोगों को, अगर हमने सत्ता में ले लिया है तो इसलिए कॉर्नवालिस को अधिक, कॉर्नवालिस के हाथों को थोड़ा खोला गया कि आप बेहतर तरीके से निर्णय ले पाए। तो कॉर्नवालिस का प्रभाव कहें कि इस पर अच्छा स्थापित है। फिर हम देखते हैं तीसरा एक आ जाता है आपका 1813 का चार्टर एक्ट। आशा करता हूं यहां तक बातें समझ पा रहे हैं, क्योंकि सभी चार्टर एक्ट में बातें परिवर्तित होती रहती है। 1813 का चार्टर एक्ट होगा, जो हम पढ़ रहे हैं उसी का क्रम आगे होगा। 1813 में एक चार्टर एक्ट लाया जाता है, जैसे कि 1773 में आया था, 1784 में आया था और 1786 में आया था। अब हम देखते हैं कि 1813 में एक नया चार्टर आता है। यह चार्टर एक्ट कंपनी के लिए बहुत ही दूरगामी महत्व वाला था, भारत के लिए भी। इस एक्ट के माध्यम से, इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक विशेषाधिकार क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यानी इसको आपको खुद समझना होगा कि इसका मतलब क्या होता है। व्यापारिक विशेषाधिकार का मतलब होता है, समाप्त होने का मतलब है कि अब ब्रिटेन का कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति कंपनी बना करके या व्यक्तिगत रूप से भारत या पूर्वी विश्व से व्यापार कर सकता है, जिस पर की रोक लगाई गई थी। और कंपनी ने लगातार घूस वगैरह दे करके बचाने की कोशिश की थी, लेकिन 1813 तक आते आते मामला उसके हाथ से निकल गया और नई सरकार स्थापित होते ही उसने एक निर्णय लिया कि अब ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक विशेषाधिकार नहीं रहेगा और ब्रिटेन का हर नागरिक कंपनी बना करके भारत से या पूर्वी विश्व से व्यापार कर पाएगा। इसको भी लिख देता हूं लाइन। क्या है? व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया। इसका तात्पर्य हुआ कि अब कोई भी ब्रिटिश नागरिक पूर्वी विश्व से केप ऑफ गुड होप होकर व्यापार कर सकता है। पूर्वी विश्व से व्यापार कर सकता है। इसी को कहते हैं व्यापारिक विशेषाधिकार समाप्त कर। हालांकि कंपनी की स्थिति को देखते हुए, कंपनी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए चाय तथा, चाय मतलब वही टी है, चाय तथा चीन के साथ होने वाले व्यापार पर व्यापारिक एकाधिकार बना रहने दिया गया। चीन के साथ होने वाले व्यापार पर व्यापारिक एकाधिकार बना रहने दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार बरकरार रखा गया। इसका क्या मतलब हुआ, जरा समझ लेते हैं। चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापार पर कंपनी का ही विशेषाधिकार रखा गया। एक बार लिखिए, मैं फिर बोर्ड पर आता हूं। इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक विशेषाधिकार समाप्त किया गया। इसका तात्पर्य हुआ कि अब कोई भी ब्रिटिश नागरिक पूर्वी विश्व से व्यापार कर सकता है। हालांकि कंपनी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापार पर व्यापारिक एकाधिकार बरकरार रखा गया। कहा कि आप अपना व्यापारिक अधिकार रख सकते हैं, एकाधिकार रख सकते हैं। ठीक है, एक ही है ना, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट एक ही है। ठीक है सुमित, एक ही है। और जो इंडिया एक्ट है वो हम आगे बताएंगे, अभी आप उस लायक नहीं है कि आपको अभी सारी बातें समझ में आएंगी। आपने पढ़ लिया है, पहले एसएससी वगैरह की तैयारी किया होगा, इस टाइप की पढ़ा होगा, तो बहुत सारी बातें आप सुन लेते हैं, लेकिन सब कुछ पढ़ेंगे सिस्टमैटिक से। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश कंपनी का व्यापारिक विशेषाधिकार समाप्त किया गया। लेकिन जब कंपनी की स्थिति को आप देखेंगे, यह क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, एक व्यापारिक कंपनी है जो वस्तुओं का व्यापार करती है। इसका कोई प्रोडक्शन अपना तो है नहीं, ये भारत से सामानों को खरीदती है और यूरोप में जाके बेचती है, यही काम करना है इसको। अब कहा कि नहीं जी, आप नहीं बल्कि सब लोग करेंगे। जब सब लोग व्यापार करने के लिए आ जाएगा तो कंपनी का मुनाफा गिर जाएगा,
यानी एक व्यक्ति, मान लो कि मैं कहता हूं आपको कि केवल आप व्यापार करो, किसी भी वस्तु का केवल आप व्यापार करो, तो मजबूरी है कि लोगों को आपसे ही सामान खरीदना होगा, तो जो मुनाफा होगा आपको ही मिलेगा उसका। लेकिन अगर कोई, जैसे गांव में एक दुकान है और गांव में 50 दुकान है, तो क्या होगा, ग्राहक डिवाइड होगा ना, तो ग्राहक डिवाइड होगा तो मुनाफा भी गिरेगा। तो वही स्थिति व्यापारिक कंपनी की थी, इस व्यापारिक कंपनी की, जो कि भारत से या पूर्वी विश्व से सामान खरीदता था, यूरोप या अमेरिका में बेचता था, चीन को भी बेचता था, चीन में भी अफीम का निर्यात करता था। तो यहां पर क्या कर दिया, कहा कि नहीं सब करेगा। लेकिन कंपनी ने कहा कि सर मेरा क्या होगा, फिर मैं तो यहां मारा जाऊंगा, मैंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया व्यापार के लिए और आपने व्यापारी के अधिकार भंग कर दिया, तो अब मैं किस चीज का व्यापार करूंगा। अगर सब उसी व्यापार में आ जाएगा तो मेरा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मेरे लिए मुनाफा निकालना मुश्किल होगा, और बड़ी मुश्किल से मैंने यह क्षेत्र बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, फैक्ट्री बनाई है, सारा सिस्टम बनाया है कि कैसे व्यापार होगा, फिर तो मेरा सारा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो सरकार ने कहा अच्छा रुको कुछ उपाय लगाते। उसने कहा कि चाय यानी टी जो हम लोग पीते हैं, चाय का निर्यात केवल यही कंपनी करेगी, दूसरी कोई कंपनी चाय का निर्यात नहीं कर सकती है भारत से। और दूसरा है कि जो चीन के साथ व्यापार हो रहा है, मतलब भारत के साथ तो कोई भी कर सकता है, लेकिन चीन के साथ व्यापार केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ही कंपनी करेगी। यानी चीन में व्यापारिक विशेषाधिकार किसी को नहीं दिया, क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है बाजार, तो कहा कि चीन तक आप जाइए, अपना व्यापार कीजिए, भारत के संदर्भ में एकाधिकार नहीं रहेगा, चाहे चीन के साथ आपका रहेगा। इसलिए शब्द डाला गया कि चीन और चाय को छोड़ करके व्यापारिक विशेषाधिकार समाप्त हो जाता है। ठीक है, और निज़ाम, ये बातें मैंने कल ही बता दी थी कि व्यापारिक एकाधिकार क्यों समाप्त कर दिया था, ये बातें मैंने कल कही थी, और एक ही बातों को बार बार दोहराने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कितना भी मैं प्रयास करूंगा आप नहीं समझ पाओगे। जब तक पीछे की बातें नहीं समझोगे आगे की बातें नहीं समझ पाओगे। इसलिए आपको पीछे से ही देख करके चलना पड़ेगा। जहां तक मुझे समझ में आती है, जहां तक मैं समझ पाता हूं कि आपको दिक्कत होती, वहां तक मैं समझा देता हूं, लेकिन उसके आगे भैया आपको ही जाना पड़ेगा। पीछे की बातें भूल जाएंगे, नई बातें पूछेंगे तो मैं बताने में सक्षम नहीं हूं। कल की क्लास को करिए, ये अपने आप बातें स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि कंपनी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए चाय और चीन के साथ होने वाले व्यापार पर व्यापारिक एकाधिकार बरकरार रख दिया गया, ताकि कंपनी को बहुत अधिक घाटा नहीं हो। इसके साथ हम क्या देखते हैं, यहां पर बाकी सभी अधिकार, या एक लाइन यह डाल सकते हैं कि कंपनी अब भारत सरकार की तरह काम करने लगी, भारत सरकार की तरह काम करने लगी। क्योंकि काम करने लगी, इसका मतलब क्या होता है कि भारत पर प्रशासन का भार, या भारत के प्रशासन का भार किसको दिया गया, का भार कंपनी को ही दे दिया गया, कंपनी को ही दे दिया गया। यानी नई कोई कंपनी आएगी को दे दिया गया, यानी नई कोई कंपनी आएगी तो वह सिर्फ व्यापार करेगी। जैसे व्यापारिक विशेषाधिकार भंग हुआ, व्यापारिक विशेषाधिकार भंग हुआ तो इसका मतलब है कि और भी कंपनियां भारत में आएंगी व्यापार करने के लिए, लेकिन वह प्रशासन नहीं करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन करने का दायित्व तो इसी कंपनी को रहने दिया। इसलिए हम कहते हैं कि अब यह कंपनी भारत सरकार के तौर पर काम करने लगी, यानी भारत में एडमिनिस्ट्रेशन का सारा अधिकार इसी कंपनी के पास रहा। यद्यपि व्यापार करने के लिए कोई और कंपनी आ सकती है। ये मन में सवाल उत्पन्न होता है कि अगर व्यापारिक विशेषाधिकार भंग हुआ तो क्या दूसरी कंपनी जो आएगी वह भी नया फैक्ट्री बनाएगी, क्या वह भी नए क्षेत्र पर अधिकार करेगी, फिर आपस में ही क्या प्रतिस्पर्धा नहीं होने लगेगा। तो सरकार ने कहा नहीं, जो नई कंपनी आएगी वह केवल व्यापार करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य जो है वह पुरानी कंपनी करती रहेगी। इसलिए अब इस कंपनी को हम क्या कहने लगते हैं, यह कंपनी हो जाती है भारत सरकार, यानी ब्रिटिश भारत सरकार यह हो जाती है। अब यह क्या है, एक ऑथेंटिक पावर हो गया, ऑथेंटिक एक तरह से सोर्स हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी सरकार जो डील करेगी वह इस कंपनी के माध्यम से ही करेगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इसके पास रहा, व्यापार भी करता रहा, एडमिनिस्ट्रेशन भी करता रहा। दूसरी किसी कंपनी को एडमिनिस्ट्रेशन का पावर नहीं दिया, वैसे दूसरी कोई कंपनी आई ही नहीं। यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि व्यापारिक विशेषाधिकार भंग हुआ तो इससे कोई सनसनी नहीं फैलती है। दो तीन कंपनी फटाफट ब्रिटेन में बन जाती है,
कि चलो अब हम व्यापार करेंगे। लेकिन यह कंपनी इतनी प्रभावी हो चुकी थी, जो पहले से ईस्ट इंडिया कंपनी है, कि जैसे ही नई कंपनी बनी उसका सारा शेयर ही खरीद लिया, यानी उस कंपनी को मर्ज कर दिया, कोई कंपनी आई ही नहीं उसके बाद। आपको लगता होगा ना कि नई विशेषाधिकार भंग होने से नई नई कंपनी आ गई होगी, यह संभव ही नहीं, क्योंकि इस कंपनी ने किसी को पनपने ही नहीं दिया, सबका शेयर खरीद, जो कंपनी बने उसका शेयर खरीद ले, यानी उसमें अपनी हिस्सेदारी ले ले, वो कंपनी बंद। तो मतलब हुआ कुछ नहीं, चेंज हो रहा है, मतलब बहुत चेंजेस नहीं आए, लेकिन हाँ नियम कानून बदलते रहे हमेशा। अब हम क्या देखते हैं कि यह भारत सरकार की तरह काम करने लगी और भारत के प्रशासन का भार इसी कंपनी को समर्पित कर दिया गया। समर्पित इसी कंपनी को क्या कर दिया? समर्पित कर दिया गया। अब हम क्या देखते हैं कि यहां पर जो कंपनी के जितने भी ऋण थे वह क्या होगा? हाँ, कर दिया गया। तो यहां लिखेंगे राजस्व तथा प्रशासन का अधिकार कंपनी को मिला, जिसका प्रयोग किसके माध्यम से होता? जिसका प्रयोग गवर्नर जनरल इन काउंसिल के माध्यम से किया जाता। गवर्नर जनरल इन काउंसिल के माध्यम से किया जाता। गवर्नर जनरल इन काउंसिल के माध्यम से किया जाता। कंपनी के सारे ऋण किया जाता। कंपनी के सारे ऋण भारत सरकार के ऋण घोषित कर दिए गए, कि सारे ऋण भारत सरकार के ऋण घोषित किए गए, भारत सरकार के ऋण घोषित कर दिए गए। कहा कि कंपनी अब कोई ऋण नहीं घोषित कर दिए गए। भारत सरकार के सभी ऋण किसके पास चले जाते हैं? कंपनी के सभी ऋण भारत सरकार के पास चले आए, क्योंकि कंपनी अब प्रशासनिक कंपनी के रूप में तब्दील हो गई। प्रशासन का औपचारिक रूप से इसे अधिकार मिल गया। तो राजस्व और प्रशासन का अधिकार कंपनी को मिला, जिसका प्रयोग गवर्नर जनरल इन काउंसिल के माध्यम से किया जाता। कंपनी के सारे ऋण भारत सरकार के ऋण में ट्रांसफर कर दिए गए, यानी अब कंपनी केवल ध्यान रखेगी, एडमिनिस्ट्रेशन का भी रखेगी, व्यापार करेगी, लेकिन व्यापार को अब प्रशासन के साथ वह मैच नहीं करेगी। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि सभी जितना भी प्रशासन होता है वह हम इसी के साथ चल जाते हैं, इसी के साथ चले जाते हैं। चलो मैं 1 घंटे का ही लूँगा, लोगों को मेला भी जाना है। अगर आप लोग मेला जाने के लिए रेडी होंगे तो 1 घंटे का ही सेशन ले लेंगे। मुझे तो नहीं जाना है, वेरी फ्रैंक, क्योंकि काम ही बहुत होता है तो जा भी नहीं पाते। कंपनी के सारे ऋण भारत सरकार के ऋण घोषित कर दिए गए। आशा करता हूं कि यहां तक बातें आप समझ पा रहे होंगे और यह व्यवस्था हमारी चलती रही, बहुत दिनों तक चलती रही, जब तक कि 1857 में हम देखते हैं कि नए तरीके से फिर पुनर्गठन नहीं हो जाता। लेकिन गवर्नर जनरल इन काउंसिल में हम अतिरिक्त सदस्यों को देखेंगे जोड़ते हुए। एक आपने लॉर्ड मैकाले का नाम सुना है, तो लॉर्ड मैकाले भी हम देखते हैं कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल का सदस्य था, लेकिन वो एडिशनल मेंबर था, उसको वोटिंग राइट्स नहीं था। इसकी चर्चा मैं 1833 वाले एक्ट में कर पाऊंगा। ठीक है बच्चे, तो कंपनी के सारे ऋण भारत सरकार के ऋण घोषित कर दिए गए और जो शेयर धारकों को जो लाभांश दिया जाना है, यह भी लिख सकते हैं, शेयर धारकों को दिया जाने वाला 10.5% का लाभांश डिविडेंड होता है, लाभांश भी भारत सरकार के ऊपर डाल दिए गए, भारत सरकार के ऊपर डाल दिए गए। भारत सरकार के ऊपर डाल दिए गए। ठीक है, इस तरह से एक तरह से भारत सरकार जैसा कॉन्सेप्ट कंपनी के साथ प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं गोरख जी, कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए, क्लास चलते हैं ना। जिसको बच्चे लेना होगा बाद में ले लेंगे ना, जो रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, जहाँ तक अभी देख पाते हैं देखिए, मेला देखने चले जाइए और फिर लौट के आइए तो इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। इसको हम क्या देखते हैं कि यहां पर हमने एक मोटे तौर पर संरचना देखी। आशा करता हूं कि ये संरचना जो अभी तक हमने देखा
वह स्पष्ट होगा। लेकिन जब हम पूरी संरचना की बात करेंगे तो समय समय पर इसमें परिवर्तन आएगा। जैसे अगर मैं पूरी संरचना की बात करूं, यहां पर अगर मैं बात करूं, जैसे प्रशासनिक परिवर्तन जो होता है, प्रशासनिक अध्यादेश जो जारी कर दिया जाता है वह ऐसे होता है। प्रशासनिक आदेश जो होता है वह कई रूपों में जारी किया जाता है। जैसे हमने देखा 1773 का रेगुलेशन एक्ट देखा, हमेशा परिवर्तन रेगुलेशन एक्ट होगा, क्योंकि यहां से आगे हम नहीं बढ़ रहे, एक्ट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं 1784 का हो जाएगा आपका पिट्स इंडिया एक्ट है, सब रेगुलेशन ही है, पिट्स इंडिया एक्ट है। फिर हम देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट है, यह भी रेगुलेशन ही एक्ट है। 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 1858 का यहां पर भारत शासन अधिनियम हो जाएगा, अधिनियम, यहां पर भी परिवर्तन आ जाएगा। 1893 का भारत शासन अधिनियम होगा। ये सब हम लोग पॉलिटी में भी पढ़ते हैं ना, अधिनियम होगा। 1809 और 1909 और 19, और फिर हम देखते हैं प्लस 1935। इतने सारे भारत शासन अधिनियम आए, यहां जगह नहीं था, शासन अधिनियम आए, और सभी में देखेंगे कि परिवर्तन व्यवस्था में किया जाता रहा। अभी तक हमने देखा 1773 का, 84 का देखा, यहां तक देखा, यहीं तक हम लोग देख करके यहां पर ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि जो एनसीईआरटी है फिर दूसरे चैप्टर में उसको लेके जाएगी। तो यहां तक हमने देखा क्या परिवर्तन आया, लेकिन परिवर्तन हमें यह भी देखना होगा कि यहां पर क्या परिवर्तन आया, यहां कर क्या परिवर्तन आया, भारत शासन अधिनियम में क्या आया, 1858 में, 93 में क्या परिवर्तन आया, और 99 में क्या आया, 1919 में क्या परिवर्तन आया। ये सारे परिवर्तन हमारे 1935 में क्या परिवर्तन आया, जो भी परिवर्तन अभी आप पढ़ रहे हैं, यह परिवर्तन आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा यहां से आता। लेकिन अब दिक्कत क्या होगी कि समय समय पर आएगा, यह इकट्ठा तो हम नहीं पढ़ा रहे, इकट्ठा हम लोग पढ़ाते हैं एडवांस वाले में कि क्या परिवर्तन आए, लेकिन यहां तो आपको और सिस्टमेटिक तरीके से बताया जा रहा है समय के साथ ही कि क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, और उस चेंजेज को आपको याद रखना पड़ेगा। अभी 1813 तक का याद रखिए, ध्यान रखिएगा। यहां लिखा गया है रेगुलेशन एक्ट, चार्टर एक्ट और भारत शासन अधिनियम, 3 प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो रेगुलेशन का मतलब होता है विनियमन करना, यानी कंपनी के कामकाज के विनियमन करने के लिए हम जाते हैं वहां पर, रेगुलेशन एक्ट लाते हैं। जितने भी एक्ट हैं, चाहे भारत शासन अधिनियम है, वो सभी एक प्रकार का रेगुलेशन एक्ट ही है, लेकिन शब्दों का प्रयोग हम अलग अलग करते हैं। चार्टर एक्ट का मतलब होता है कि कंपनी के अधिकार के संबंध में जब हम चेंजेस ला रहे हैं तो उसको चार्टर एक्ट कहा जाने लगता है। पहले रेगुलेशन एक्ट था, फिर हम उसी को देखते हैं चार्टर एक्ट कहते हैं। और जब 1858 में यहाँ पर भारत सरकार ब्रिटिश सरकार के साथ मर्ज कर गई, यानी कंपनी का शासन समाप्त हो गया 1858 में, तो इसी एक्ट को अब भारत शासन अधिनियम कहेंगे, क्योंकि अब यह डायरेक्ट ब्रिटेन के अधीन आ जाता है। यानी अब हम वायसराय सिस्टम के साथ आ गए, यानी ब्रिटेन का शासन भारत पर स्थापित है, और वही भारत शासन के, उसी भारत शासन अधिनियम के लिए हम अधिनियम बनाते हैं। इसको हम कहने लगते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी भारत सरकार के विनियमन करने के लिए जो एक्ट लाया जाता है। और ये शब्द हम प्रयोग करते हैं 1858 के बाद। इसलिए यहां रेगुलेटिंग एक्ट और चार्टर एक्ट कमोबेश एक ही है। वैसे आपको मैंने बताया कि ओवरऑल सभी एक्ट एक रेगुलेटिंग एक्ट होता है। रेगुलेटिंग का मतलब होता है रेगुलेशन करना, बाकी समय के हिसाब से इसके नाम परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन भारत शासन अधिनियम यह बात दिखाता है कि अब भारत पर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का शासन हो रहा है, अब किसी कंपनी का शासन नहीं। भारत पर शासन देखेंगे तो 2 प्रकार से संचालित होता है। 1857 तक कंपनी के द्वारा शासन किया जाता है, और 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश संसद यहां पर शासन करती है अपने एक प्रांत की तरह। ये दोनों में फर्क है, ये समय आने पर मैं इसको बता ही दूंगा आगे।
अभी मैं सिर्फ आपको सावधान कर रहा हूं ये लिख करके कि जो अभी तक आपने पढ़ा था उसको याद रखना पड़ेगा। जब अगले भाग में हम प्रवेश करेंगे, यहां से जब एंट्री करेंगे ना, फिर ये बातें नहीं याद होगी, फिर ये सब नया लगने लगेगा आपको। इसलिए सावधानी बरतने के लिए कि आप सावधान रहेंगे, इसलिए मैंने ये सारे लिख दिए हैं जहां कि आपको पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है किसी पर अधिक पढ़ना पड़े, किसी पर कम पढ़ना पड़े, एनसीईआरटी में डिपेंड करेगा, वो आगे देखूंगा। हमने क्या देखा, शेयर धारकों को दिया जाने वाला 10.5% का, यहां पर प्रतिशत कर दीजिएगा, प्रतिशत का लाभांश भी भारत सरकार के ऊपर डाल दिया गया। कहा कि यह लाभांश भी आप ही देंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या देखते हैं, गुड इवनिंग का मतलब हुआ कि देने को भी कंपनी को, जो कंपनी को देना था, जो कंपनी को देना था, वह कंपनी जो देना था वह अब भारत सरकार देगी। अब कंपनी की लायबिलिटी नहीं रही, कंपनी अब केवल व्यापार करेगी। अब देखते हैं ब्रिटिश, ये थोड़ा सा जो पार्ट है ना, हल्का सा आपने, मुझे लगता है कि आपको पॉलिटी में जरूर इसकी झलक मिली होगी। पॉलिटी अगर पढ़ा होगा तो वहाँ इसकी झलक मिली होगी, क्योंकि पॉलिटी जो पढ़ा जाता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें चार्टर एक्ट वगैरह को भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि यह बताया जाता है कि भारत में जो संविधान बना है वह कहाँ से बना है या किस प्रकार से बना है। अब जरा चलते हैं, एक बहुत ही क्रिटिकल फेज है, और यह फेज है भारत सरकार की यानी ब्रिटिश कंपनी की आर्थिक नीति, जो इकोनॉमिक पॉलिसी रही वह कैसे चेंज होता रहा। लेकिन अगर आप इसको समझना चाहें तो एक ही लाइन में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। मैं यहां पर पहले लिख देता हूं, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति, सरकार की आर्थिक नीति, आर्थिक नीति कैसी रही। सबसे पहले तो यह देखना होगा कि जो आर्थिक नीति क्यों बनाई गई, आर्थिक नीति क्यों बनाई गई, क्यों बनाई गई, आर्थिक नीति क्यों बनाई गई, और आर्थिक नीतियों में समय समय पर क्या परिवर्तन किया गया, क्या परिवर्तन किया गया, समय समय पर क्या परिवर्तन किया गया, यही चीज हमें देखना है। अब अगर इस सवाल को अगर पूछा जाए, यह आर्थिक नीति क्यों बनाई गई, तो क्या इसका उत्तर आप दे पाएंगे। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि मुझे हमेशा थोड़ा सा डाउट होता है कि पता नहीं आप लोग वह समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। एक जरा मैं प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का बहुत आसान सा प्रश्न पूछता हूं इस बात को लेकर के, क्योंकि अगर आप खुद आंसर दे देते हैं तो मेरा झंझट ही खत्म हो जाएगा, फिर मुझे समझाना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहां लिखेंगे क्यों बनाई गई, यही सवाल मैं आगे पूछ देता हूं कि आर्थिक नीति क्यों बनाई गई। भारत के संदर्भ में ब्रिटिश आर्थिक नीति क्यों बनाई गई, या ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का निर्माण क्यों किया गया, अब देखते हैं कितने आप अच्छे से सवाल का उत्तर दे पाते हैं। सभी बच्चे अलर्ट रहेंगे, और गलती होगी बहुत कुटाई करेंगे। कुटाई का मतलब तो आप समझते ही होंगे, उस उम्र में है कि जहां यदा कदा आपका स्वागत उससे हो जाता होगा। वैसे झूठ मूठ का धमकी देता हूं, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। भारत के संदर्भ में ऐसे लिखेंगे, भारत के संदर्भ में, मैं फिर से यहां लिख देता हूं, भारत के संदर्भ में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का निर्माण क्यों किया गया। ये ऑप्शन होगा कि भारतीयों के फायदे के लिए, भारतीयों को अमीर बनाने के लिए, भारतीयों को अमीर बनाना है। दूसरा है कि भारतीयों का शोषण करना है, शोषण करने के लिए। तीसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा भारतीय शासकों को सबक सिखाने के लिए, या ऐसे लिख देते हैं, भारतीय
शासकों को काबू में करने के लिए और चौथा जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कि ब्रिटिश कंपनी तथा सरकार के हितों में अधिकतम वृद्धि के लिए एक बार पढ़ लीजिए, मैं यहां टिक लगाता हूं और फिर मैं आपसे पोल लगा के पूछूंगा। भारत के संदर्भ में ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का निर्माण क्यों किया गया? भारतीयों को अमीर बनाने के लिए, भारतीयों का शोषण करने के लिए, भारतीय शासकों को काबू में करने के लिए और ब्रिटिश कंपनी तथा सरकार के हितों में अधिकतम वृद्धि के लिए। भारतीयों को अमीर बनाने के लिए, भारतीयों का शोषण करने के लिए, भारतीय शासकों को काबू में करने के लिए और ब्रिटिश कंपनी तथा सरकार के हितों में अधिकतम वृद्धि करने के लिए। जब दूसरा टिक आपके पास चला जाएगा इसका मतलब होगा कि जो मैंने अभी पढ़ाया है वह आपका क्या है, वह आपका जो है उसका आंसर आपको देना है। मैं यहां पर पोल लगा देता हूं और पोल जो हो जाएगा वह हो जाएगा ये वाला। जल्दी से उत्तर देंगे और जो गलती करेगा उसकी तो धमकी मैंने पहले ही दे दिया है। जो गलती करेगा उसकी धमकी भी दिया है ना आपको, तो धमकी की डर से भी नहीं करेंगे गलती। तो एक बच्चे ने कहा बड़ा डर लगता है। डर तो भाई लगना ही चाहिए, लेकिन इतना दूर है ना, हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ये गारंटी रखी। और सभी बच्चों ने चाहे समझ के आधार पर आपने किया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन लोग डर से भी पढ़ लेता है। जब खूब डराते धमकाते बच्चों को तब भी पढ़ लेता है। तो चाहे डर से पढ़ें या समझ के आधार पर पढ़ें, अभी तक मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों ने सही उत्तर देने में सफलता पाई है। तो आंसर जो होगा, देखो कितना बढ़िया आंसर आ रहा है, खुश कर देने वाला आंसर है। दशहरा के दिन कितनी खुशी होगी। एक आध बच्चे का गलत हुआ है, हो सकता है कि उनसे गलती से लग गया, लेकिन मैक्सिमम बच्चों ने जो आंसर दिया, अब कितना बढ़िया आंसर है यह, 90% बच्चों ने सही उत्तर दिया कि ब्रिटिश कंपनी तथा सरकार के हितों में अधिकतम वृद्धि के लिए। कुछ बच्चे जो हड़बड़ाहट में जवाब देते हैं, स्वभाव हड़बड़ी वाला हो जाता है, तो उन्होंने कह दिया कि भारतीयों का शोषण करने के लिए। देखिए, भारतीयों का शोषण तो होगा ही होगा। अगर हम अपने हित की बात करते हैं तो शोषण तो भारतीयों का होगा, लेकिन नीतियां भारतीयों के शोषण के लिए नहीं बनाई जाती है। शोषण तो हम महसूस, शोषण क्या है, गलत टर्म है। यह तो जो महसूस करता है वह कहेगा कि मेरा शोषण हो रहा है, लेकिन वह तो अपने फायदे के लिए बना रहा है, शोषण करने के लिए नहीं बना। ये बात अलग है, आप शोषित हो जा रहे हैं, अनदर थिंग, लेकिन ले तो रहा है, वह नीति बना रहा है, अपने फायदे के लिए बना रहा है। इसलिए कहते हैं कि ब्रिटिश मुस्कुराए तो भी अपने फायदे के लिए मुस्कुराए। अब यहां पीछे चलते हैं। जब आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया, इसका मतलब है कि आपको पक्का पता चल गया कि इसका मतलब क्या है, कि आर्थिक नीति क्यों बनाई गई और आर्थिक नीतियों में समय समय पर क्या परिवर्तन किया गया, ये भी आप अच्छे से जान पाएंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म आ जाएंगे, तो इसको प्रश्न के हिसाब से हम नहीं पूछ सकते, ठीक है, अपने हिसाब से नहीं पूछ सकते प्रश्न के हिसाब से, लेकिन इसका आपने क्लियर आंसर दे दिया। तो अब इसी बात को हम कर लेते हैं कि ब्रिटिश आर्थिक नीति क्यों बनाई गई। ले लेंगे, आर्थिक नीति के उद्देश्य क्या थे, आर्थिक नीति के उद्देश्य क्या थे, उसी बात को हम यहां लिख लेते हैं कि आर्थिक नीति क्यों बनाई गई, यानी आर्थिक नीति के क्या उद्देश्य यहां पर स्थापित किए जाते हैं। तो 3-4 उद्देश्य अगर लिख लेते हैं तो इसका मतलब होगा कि आप यहां से मुख्य परीक्षा आएगा तो भी आप लिख पाएंगे। हम क्या देखते हैं कि जैसे आर्थिक नीति का उद्देश्य होता है कि भारत से या ब्रिटिश कंपनी तथा ब्रिटेन के अधिकतम लाभों को सुनिश्चित करने के साथ इसे निरंतर बनाए रखना, क्या करना, इसे निरंतर बनाए रखना।
ब्रिटिश कंपनी तथा ब्रिटेन के अधिकतम लाभों को सुनिश्चित करने के साथ इसे निरंतर बनाए रखना, यानी प्रशासनिक नीति ऐसी बनाई जाएगी कि एक बार लाभ नहीं बल्कि यह लाभ कंटिन्यूअस मिलता रहे, तभी तो फायदा होगा। इस वजह से कि निरंतर यह लाभ बनता रहे, कोई एक नियम बना देंगे उससे तो संभव नहीं होगा कि फॉर एवर के लिए वह मुनाफा हमें मिलता रहे। इसलिए सरकार ने क्या किया कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की नीतियों को बनाया और समय समय पर इस पर परिवर्तन भी किया, ताकि जो निरंतरता है शोषण की वह बनी रहे। इसी को कंटिन्यू करें। ब्रिटिश कंपनी तथा ब्रिटेन के अधिकतम लाभों को सुनिश्चित करने के साथ इसे निरंतर बनाए रखना, इस उद्देश्य से प्रेरित होकर ही कंपनी ने क्या किया, इस उद्देश्य से प्रेरित होकर कंपनी तथा ब्रिटिश भारत सरकार ने क्या किया, सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों में निरंतर परिवर्तन लाया, आर्थिक नीतियों में निरंतर परिवर्तन लाया। क्यों? क्योंकि क्षेत्र के हिसाब से हमें नीतियां बनानी होंगी और इस प्रकार से बनानी होंगी ताकि लाभ सुनिश्चित हो सके। उसमें जैसे ही देखते हैं 10 वर्ष में कुछ पे चेंजेस आने हैं, तुरंत चेंज कर दिया जाता है। जो भी नीति बनाई गई, जिस भी प्रकार की नीति बनाई गई, वह कंपनी ने अपने फायदे के लिए बनाई। उसमें भारतीयों का हित कहीं नहीं जुड़ा था। चाहे भारतीयों को हम 1 किलो सोना भी दे दें, कोई फर्क नहीं। जैसे बहुत सारे भारतीयों को पैसा दिया गया, एडवांस पैसा दिया गया, किसानों को एडवांस पैसा दिया गया, तो लोगों को लगेगा करीब ब्रिटिश कंपनी तो सरकार, मतलब ब्रिटिश कंपनी या कहें सरकार है, किसानों को पैसा दे रही है, अग्रिम धन दे रही है कि जाइए आप खेती करिए। तो क्या लगता है ये भारतीयों के फायदे के लिए? तो बिल्कुल फायदे के लिए नहीं है, क्योंकि उसको तो शोषण करना है, उस पैसे के बदले उसको गुलाम बनाना है, तो इसलिए दे दिया गया। एडवांस इसलिए दिया जाता था ताकि उसको गुलाम बनाया जा सके। तो जब शुरुआत की हम देखते हैं, शुरुआत के रूप में हम देखते हैं, आंसर राइटिंग के लिए हमें थोड़ा सा और करना होता है और थोड़ा पावर लगाना होता है। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियां इसलिए बनाई समय समय पर परिवर्तन किया जा सके। अब यहां पर हमें एक समझ होनी जरूरी है। वैसे तो यहां बताना संभव नहीं होगा क्योंकि आउट ऑफ एनसीईआरटी का पार्ट हो जाएगा, और अगर उसमें हम उलझ जाते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले में, तो वह केवल चर्चा करके छोड़ना संभव नहीं है। उसको फिर पूरा पढ़ाएंगे तभी जाकर के सेटिस्फैक्शन मिल पाएगा। लेकिन मैं एक वर्बली आपको बता देता हूं कि जब एडवांस लेवल पर हम पढ़ने जाते हैं तो वहां पर पढ़ते हैं उपनिवेशवाद की प्रक्रिया, कॉलोनिज्म की समस्या क्या रही है, और कॉलोनिज्म के 3 फेज हम बताते हैं। एक वाणिज्यवादी चरण है, दूसरा औद्योगिक चरण है, और तीसरा हम देखते हैं पूंजीवादी चरण है। यानी पहले चरण में कंपनी क्या कर रही है, केवल भारत से सामानों को खरीद करके ब्रिटेन बेच रही है। दूसरे चरण में कंपनी क्या कर रही है कि ब्रिटेन के उद्योगों के सामानों को ला करके भारत बेच रही है और भारत से कच्चा माल ले जा रही है। और तीसरे चरण में क्या हो जा रहा है कि भारत में पूंजी का निवेश हो रहा है और उस पूंजी के निवेश पर मिलने वाला मुनाफा ब्रिटेन चला जा रहा है। तीनों फेज अलग अलग हो जाता है। इसलिए शुरुआत में ही मैंने आपको जब क्लास की शुरुआत की थी, ये वाला पार्ट, तो मैंने आपको बताया था उद्योगपति, व्यापारी और पूंजीपति क्या होता है। तो शुरुआत में कंपनी एक व्यापारी के रूप में आई, फिर बाद में उस पर उद्योगपतियों का दबाव पड़ता है, रही तो ये कंपनी व्यापारी। लेकिन बाद में हम फिर क्या देखते हैं कि बहुत सारे पूंजीपति भी आ जाते हैं, तो व्यापार का स्वरूप परिवर्तित होता चला जाता है। अगर चाहें तो इसको एक लाइन में अगर आप समझ पाते हैं तो मैं एक लाइन में इसको लिख देता हूं ताकि वो बातें भी पूर्णता में रहे, और इसको मैं बॉक्स के रूप में लिख देता हूं, यानी मैटर का ये पार्ट नहीं होगा। यहां पर मैं बॉक्स लिख देता हूं और लिख देता हूं आउट ऑफ एनसीईआरटी, यानी ये आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहे हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी ही जाएंगे तभी जाकर के ये बातें समझ में आए। हम क्या देखते हैं कि भारत पर ब्रिटिश शोषण की प्रक्रिया
सुनिश्चित करने के लिए या सुनिश्चित बनाए रखने के लिए कंपनी या कह दे ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशवाद के 3 चरण के तहत ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशवाद के 3 चरणों को लागू किया। पहला जो होता है वह होता है आपका वाणिज्यवादी चरण। यह शब्द अभी प्रयोग होगा आगे भी। वाणिज्यवादी चरण यानी मर्केंटाइल फेज इसको कहते हैं। तो वाणिज्यवादी चरण का मतलब होगा इस चरण में कंपनी क्या करेगा? कंपनी भारत से तैयार माल का निर्यात कहां करेगा? का निर्यात ब्रिटेन या यूरोप करेगा? यूरोप में करेगा। इस चरण में कंपनी भारत में तैयार माल का निर्यात कहां करेगा? यूरोप में करती है या करेगी। फिर हम देखते हैं दूसरा है आपका औद्योगिक चरण, और इसके लिए हम कह देते हैं इसको कि 1757 कहीं कंफ्यूज हो जाए लिखने वाले तो मैं लिख देता हूं इसको फिर से। 1757 से 1813 तक ईस्वी तक यह चरण चलता है। दूसरा होता है औद्योगिक चरण यानी इंडस्ट्रियल फेज होगा। इस चरण में क्या होगा? इस चरण में कंपनी क्या करेगी? कंपनी भारत में ब्रिटिश उद्योगों में तैयार माल को लाएगी, उद्योगों में तैयार माल को बेचेगी तथा भारत से कच्चे माल का निर्यात करेगी ठीक है। ये फेज आपका चलता है 1813 से 1857 ईस्वी तक यह चलता है। और एक तीसरा फेज आता है, वह होता है पूंजीवादी चरण जो है, इस चरण में क्या होगा? इस चरण में ब्रिटिश पूंजीपति भारत में पूंजी का निवेश करेगा काउंटर गारंटी के माध्यम से लाभ प्राप्त करेगी और यह हो जाएगा आपका 1857 से 1947 तक, यानी जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता है तब तक यह हो जाएगा। यह बॉक्स का मैटर है। भारत पर ब्रिटिश शोषण की प्रक्रिया सुनिश्चित बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? कंपनी या ब्रिटिश सरकार ने उपनिवेशवाद के 3 चरणों को लागू किया। वाणिज्यवादी चरण है, इस चरण में कंपनी भारत में तैयार माल का निर्यात यूरोप में करेगी। यह फेज चलता है 1813 ईस्वी तक। औद्योगिक चरण है, इस चरण में कंपनी भारत में ब्रिटिश उद्योगों में तैयार माल को बेचेगी और भारत से कच्चे माल का निर्यात करेगी। और तीसरा है पूंजीवादी चरण, इस चरण में कंपनी ब्रिटिश पूंजीपति भारत में पूंजी का निवेश कर काउंटर गारंटी के माध्यम से लाभ प्राप्त करेगी। इसको याद रखिएगा, जो भी हम ब्रिटिश नीति को पढ़ते हैं उसका सार यही होता है। क्या है? जब सरकार की कोई इकाई नहीं थी। क्यों इकाई नहीं थी? सरकार की इकाई थी ना, सरकार की इकाई तो थी ही ना। सरकार की इकाई गवर्नर इन काउंसिल क्या है? सरकार की इकाई नहीं है। आप संपूर्णता में नहीं समझ पा रहे। जब हम बात करते हैं, सरकार 3 है, ध्यान रखिएगा, सरकार हमारे पास 3 है, केंद्र 3 है, सरकार नहीं। बल्कि मैंने एक बार फोटो बना के आपको बताया था कि मान लो कि हमारे पास ये भारत का मैप,
तो यहां पर कहां कहां ब्रिटिश है, इसको अगर हम मैप को करें, ये तो खैर पीछे का मैप है, लेकिन चलिए भारत का नक्शा है ना, अगर हम देखते हैं कि सरकार कहां से काम कर रही है, तो सरकार 3 जगह से काम कर रही है। एक यहां पर काम कर रही है मद्रास में, एक कर रही है यहां पर बंबई में, और एक सरकार काम कर रही है यहां पर बंगाल में। काम कर रही है, 3 सरकार है ना अपने पास, प्रशासनिक इकाई है कैसे नहीं, आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं, आप दिमाग वहां पर नहीं ले जा पा रहे। जो बीच बीच में चर्चा हो रही, चूंकि बहुत ही टफ सिचुएशन हो जाएगा ऐसे लोगों ऐसे चीजों को पढ़ने पर, आप ये विजुअलाइज ही नहीं कर पा रहे, भारत का नक्शा ही आपके दिमाग में नहीं घूम रहा है, फैक्ट्स लिख रहे हैं, जबकि फैक्ट्स लिखने से काम नहीं चलेगा, समझना पड़ेगा। जब हम कहते हैं बंबई कहाँ है, बंबई खुलना चाहिए, बंबई इस तट पर है, मद्रास कहाँ है, बंगाल का है। 3 जगह हमारे शक्ति के केंद्र हैं, लेकिन 1784 के बाद 1784 के बाद ये क्या हो जाता है, यह बड़ा प्रशासनिक इकाई हो जाता है और ये इसके अंडर आ जाता है। ऐसा तो है नहीं कि यहां पर गवर्नर खत्म हो जाएगा, यहां गवर्नर खत्म हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये गवर्नर जनरल बन गया, ये अभी बेचारा छोटा ही रह गया, यानी प्रशासन तो यहां पर है लेकिन यह इसके अंडर आ गया। तो क्या प्रशासनिक संरचना नहीं है? और यहां पर भी हमने क्या देखा, 1+4 1+3 की संरचना है ना, जो निर्णय लिया जा रहा है गवर्नर जनरल काउंसिल के द्वारा, गवर्नर जनरल और 3 सदस्यीय काउंसिल के द्वारा। तो प्रशासनिक संरचना किसको कहेंगे? प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होगा तब प्रशासनिक संरचना कहेंगे, या प्रशासनिक संरचना के कई रूप हो सकते हैं। अमेरिका में अलग होगा, ब्रिटेन में अलग होगा, भारत में अलग होगा, पाकिस्तान में अलग होगा, चीन में अलग होगा। तो क्या प्रशासनिक संरचना है ना? नक्सलियों की भी प्रशासनिक संरचना होती है भाई, तो ये तो भारत सरकार ही है। तो ठीक है, चलिए अच्छा हुआ प्रश्न पूछ लिए, तो अन्य बच्चों को भी अगर क्लियर करना होगा तो यहां से क्लियर हो जाएगा। क्या हमने कहा, यहां पर कहा कि औद्योगिक चरण है, पूंजीवादी चरण है, वाणिज्यवादी चरण। देखिए शुरुआत में जब कंपनी यहां पर आती है वो क्या करती है, किस लिए आती है? आती है कि भारत से कुछ वस्तुओं को खरीदें, उन वस्तुओं को खरीदें जिसकी डिमांड यूरोप में है, उसको जाके बेचे, बस यही उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि उस समय के ब्रिटेन को अगर देखेंगे, वहां के ब्रिटेन में केवल किसान लोग रहते थे, ये चंद लोग थे जो पूंजीपति थे या व्यापारी थे। अधिकांश लोग अगर देखेंगे इस कालखंड में, जब व्यापारिक कंपनी भारत आ रही है, अधिकांश लोग वहां के गरीब हुआ करते थे। गरीब का मतलब ये नहीं किसान हुआ करते थे, गरीब तो छोड़ दीजिए, जरूरी नहीं कि किसान गरीब ही हो, किसान हुआ करते थे। वहां उद्योग वगैरह कुछ नहीं था, ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते थे, शहर बड़े बड़े थे भी नहीं। इसलिए आपको मुगल काल में ही पढ़ाया गया है, जब ये बात हो रही है, जब कंपनी 1600 में आती है, तो भारत पर अकबर का शासन चल रहा था ना, तो अकबर के शासनकाल को तो छोड़े, आप शाहजहां के शासनकाल में 100 साल के बाद भी अगर देखेंगे, तो ब्रिटेन के या इटली के या फ्रांस के जो यात्री आते हैं, वो एक चीज कहता है, अरे बाप, लंदन से भी बड़ा शहर है आगरा, दिल्ली उससे भी बड़ा शहर है, लंदन उससे भी बड़ा शहर है, लाहौर तो भाई किसी भी हालत में लंदन से कम नहीं है। किसी को आपने कहते सुना है कि आगरा और दिल्ली लंदन से छोटा है? सब लोग कहता है लंदन से भी बड़ा शहर है भाई, यहां तो बड़े बड़े शहर है, बड़े बड़े नगर है। मैं नहीं कह रहा हूं, भारत के लोग नहीं कह रहे, वही यात्री कह रहे जो वहां से आए हुए। उन्होंने तो देखा था ना दोनों को, हमने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने तो देखा। इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था से कहीं बड़ी थी। यहां पहले ही नगर बन चुके थे, बड़े बड़े नगर बन चुके थे। तो फिर ऐसा हुआ क्या कि सब कुछ चेंज होता चला गया? उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो पहले हमने देखा कि भारत श्रेष्ठ था ब्रिटेन से, और वहां की जो कुछ कंपनियां आई ये व्यापार करने के लिए, वहां पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वहां पर कपड़ों का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सूती वस्त्र तो वहां बनते ही नहीं थे, वहां अधिक से अधिक खुरदरे रेशमी वस्त्र, खुरदरे ऊनी वस्त्र बनते थे। सूती वस्त्र जो महीन वाला सूती वस्त्र था, उसकी बात तो वहां है ही नहीं। इसलिए पहली बार जब सूती वस्त्र गया, कॉटन कपड़ा गया ब्रिटेन में या यूरोप में, लोगों को पहनना बड़ा आरामदायक लगा। पहले वही वो ऊनी वस्त्र शरीर में डाले रहते थे। तो जब डिमांड है, भारत की वस्तुओं की डिमांड है, क्यों है? क्योंकि यूरोप में उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और ब्रिटिश कंपनी यही पूरा कर रही है कि भारत से वस्तुओं को खरीदती है, ले जाकर वहां बेचती है, उसके बीच में जो मुनाफा होता है उसको कमाती है। लेकिन एक इसमें पेच है कि वस्तु कैसे खरीदेंगे? खरीदने के लिए आपको धन चाहिए,
और धन क्या हो। अभी अगर वर्तमान में अर्थव्यवस्था को देखें तो वर्तमान में कई तरीके से धन का भुगतान हो सकता है। हम अकाउंटिंग करते हैं। चालू खाते का घाटा, पूंजी खाता, चालू खाता, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमी में। कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट क्या होता है। जब हम करंट, जैसे एक फाइनेंशियल ईयर में हम विदेशों से ये करते हैं, सरप्लस करते हैं कि देखते हैं कि किसका आयात ज़्यादा हुआ, किसका निर्यात ज़्यादा हुआ, तो उसको हम कहते हैं चालू खाते का। यानी एक साल में जो हम तत्कालिक उपभोग के लिए जो सामान मंगाते हैं उसको हम चालू खाता कहते हैं, करंट अकाउंट कहते हैं। और जो दीर्घकालिक होता है, जैसे कहीं से पूंजी निवेश भारत में हो रहा है, वो कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, उसको हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं। तो पहले तो ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं भारत सरकार और ब्रिटेन सरकार के बीच में। तो ब्रिटिश कंपनी अगर कुछ भी खरीदती थी तो बिना सोना दिए तो खरीद ही नहीं सकती है, क्योंकि गोल्ड ही एक स्टैंडर्ड था जो हर जगह चलता था, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अरब जगत हो, चाहे अफ्रीका हो, हर जगह गोल्ड जरूर चलता था। गोल्ड की महत्ता हर जगह हर काल में रही है। तो गोल्ड दे के खरीद करके लेके चला गया, क्या दिक्कत है इसमें। भारत को तो फायदा ही फायदा है कि भारत का निर्यात अधिक हो रहा है। अभी भी कोई भी सरकार होगी वो अधिक से अधिक निर्यात बढ़ाने का ही काम करती है। नरेंद्र मोदी जी जाते हैं विदेश में तो यही करते हैं ना कि भाई मेरे वस्तुओं को खरीदिए, हमारा वस्तु अच्छा है। हम मेला लगाते हैं ऐसे चीज़ों, और ब्रिटिश कंपनी खुद ही आकर के खरीद के ले जा रही है। दिक्कत क्या है, खूब बढ़िया है, मौज है भाई। इसलिए भारत सरकार ने खूब उसको प्रोत्साहन दिया कि आओ व्यापार करो, मुझे अधिक फायदा होगा। यह 1757 से 1813 तक चलता है। फिर देखते हैं औद्योगिक चरण प्रारंभ होता है। इस चरण में कंपनी भारत में ब्रिटिश उद्योगों में तैयार माल को बेचती है और भारत से कच्चे माल का निर्यात करती है। अब दिक्कत क्या, पहले तो बड़ो मौज आ रहा था, लेकिन दूसरे फेज में दिक्कत यह खड़ी हो जाती है कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गया। कई कारण हैं औद्योगिक क्रांति के, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बड़े कारण हैं, यहां उसकी चर्चा नहीं करें। यानी ब्रिटेन में अब उद्योग स्थापित हो गया और जो सामान हम भारत से खरीद करके ले जा रहे थे अब उसका उत्पादन वहीं होने लगा। अब तो दिक्कत हो गई। अब अगर कोई इंडस्ट्री है तो वो तो नहीं चाहेगी कि बाहर से सामान आकर के यहां पर बिके, क्योंकि फिर जो वो प्रोडक्शन कर रहा है उसका क्या। यानी जो सामान हम यहां से सूती वस्त्र वगैरह ले जा रहे थे उसका प्रोडक्शन ब्रिटेन में ही होने लगा, तो वह व्यापार तो बाधित हो जाएगा। अब कंपनी क्या करे, कंपनी के पास तो जहाज है, शिप है, जिसमें कि सामान जब तक वो ले नहीं जाएगा तो शिप चलेगा कैसे। शिप खाली लेकर के तो इधर उधर नहीं जाएगा। और कंपनी पर दबाव डाला ब्रिटिश सरकार ने या उद्योगपतियों ने दबाव डाला कि भाई ऐसा है, अब भारत से तुम सामान नहीं लाएगा, अब मेरा सामान ले जाकर के भारत में बेचो या अन्य जगह पे बेचो, तभी तो प्रोडक्शन हो पाएगा। प्रोडक्शन किस लिए होता है, कंजम्पशन के लिए होता है, उपभोग के लिए होता है। और ब्रिटेन में फैक्ट्री प्रोडक्शन कर रहा है तो इसका मतलब है कि अब यह विश्व के विभिन्न भागों में बेचने के लिए जाएगा। अब जो कंपनी यहां से कपड़ा ले जाती थी ब्रिटेन, अब हो गया उल्टा, वहीं से कपड़ा भारत लेके आ रही है, वस्त्र लेकर के आ रही है। और फिर कंपनी एक तरफ से तो मान लो कंपनी का क्या है, वह तो व्यापारी है, उसको तो कहीं से व्यापार होना चाहिए, इधर से हो, उल्टा हो, सुलटा हो, कोई व्यापार हो। अब यहां से फिर जहाज खाली कैसे ब्रिटेन जाए, तो क्या किया उसने, उस पर कच्चा माल लाद दिया, जैसे रबर, नील, तंबाकू, जिसकी डिमांड जहां पर भी थी, अमेरिका में खास करके, यूरोप में, सब यहां से अब कच्चे माल को ले जाना शुरू किया। कपास, वहां कॉटन इंडस्ट्री है तो कपास यहां से जाएगा, रबर यहां से जाएगा, चाय यहां से जाएगा, नील यहां से जाएगा, अफीम यहां से जाएगा। यानी यहां से कच्चा माल अब जाएगा और तैयार माल वहां से आएगा। भारत का बुरी तरह से शोषण इस काल में होना शुरू होता है। इसको हम कहते हैं औद्योगिक चरण, और यह चलता है आपका 1813 से 1857। लेकिन इसके बाद हम क्या देखते हैं, उद्योग स्थापित होता है, मुनाफा आया, और मुनाफे के बाद वहां पर बहुत अधिक कैपिटल जमा होना शुरू हुआ, पूंजी बहुत अधिक जमा हो गया। अब पूंजी अगर जमा हुआ है तो निवेश तो चाहिए ना पूंजी को कहीं। आपके पास अगर पैसा खूब जमा हो जाता है तो आप क्या खरीदते हैं, गांव के लोग तो प्रायः बगल वाला खेत खरीद लेते हैं, बगल में चाचा जी खेत बेच रहे हैं उसको खरीद लो। गांव में प्रतिष्ठा भी होती है, अगर खेत वेत खरीद लेते हैं बड़ा प्रतिष्ठाजनक माना जाता है कि इसको 10 बीघे को, खास करके लड़के के संदर्भ में, लड़कियों के संदर्भ में तो इतना नहीं है लेकिन कहा जाता है, खास करके आप देखेंगे जो उत्तर प्रदेश पूर्वांचल वगैरह का बेल्ट है, लड़के को कितने बीघा का जमीन है, इसको 50 बीघा जमीन। हाँ ये ठीक है, इसी लड़के से शादी करेंगे, सरकारी की नौकरी नहीं भी होगी तब भी इसको इतना कमाऊ मतलब ये रहेगा।
तो एक प्रतिष्ठा का भी प्रश्न होता है, तो हम अब लोग निवेश कर देते हैं उसी में। लेकिन उस समय वहां पर प्रतिष्ठा का प्रश्न तो है नहीं। वहां अगर पूंजी जमा हो रही है तो पूंजी हमेशा मुनाफा चाहेगी, ब्याज के रूप में मुनाफा चाहेगी। और अगर लंदन के बैंक में हम पूंजी लगाते हैं, लंदन के बैंक में देते हैं, तो केवल 2% का ब्याज मिलता। उसने भारत के बाजार में लगाना शुरू किया, भारत में रेलवे में लगा दिया कि भाई रेलवे बनाते हैं, और सरकार ने कहा कि आप पूंजी लगाइए और उस पर मैं काउंटर गारंटी देता हूं कि आपका पूंजी नहीं डूबेगा और हर साल मुनाफा हो ना हो 5% में अतिरिक्त आपको दे दूंगा। अब लंदन में पैसा रहता रखा हुआ तो वहां पर 2% ब्याज मिलता। भारत में लगाते हैं तो सेफ्टी भी है और यहां पर 5% ब्याज मिल रहा है, यानी 3%, यानी डबल से भी ज्यादा मिल रहा है। तो भारत में पूंजीपति दौरे दौरे ब्रिटिश पूंजीपति आ जाते हैं और यहां पर देखेंगे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में पैसे लगाए जाने लग जाते हैं। जैसे सबसे मेजर आप देखेंगे शिप इंडस्ट्रीज, रेलवे इंडस्ट्रीज, रेलवे यहां पर शुरू हो गया। लेकिन ताज्जुब आपको लगेगा सुनकर के कि रेलवे का विकास तो हुआ भारत में। जैसे हम देखते हैं वंदे भारत ट्रेन शुरू हुआ, वंदे भारत ट्रेन है ना, नाम सुना होगा आपने, चढ़ा भले नहीं हो, सबसे अभी प्रीमियम ट्रेन वंदे भारत ही। मान लीजिए वंदे भारत ट्रेन शुरू हुआ, तो वंदे भारत ट्रेन का ड्राइवर कहां का है? भारतीय ही है, उसी को ट्रेन किया गया है। स्टाफ कहां का है? भारत का है। वंदे भारत कोच कहां बनता है? चेन्नई की फैक्ट्री में बनता है, ये जो भारत में ही है। यानी अगर किसी ट्रेन का डेवलपमेंट हमने किया तो इंजन से लेकर के और बॉगी बनाने तक का कार्य, उसके सारे स्टाफ भारत के हैं, भारत के लोगों को नौकरी मिला। लेकिन उस समय रेलवे का विकास हुआ तो चाहे इंजन बनाने का काम हो, चाहे पटरी बनाने का काम हो, बॉगी बनाने का काम हो, जहाज पर ढो करके लाने का काम हो, सारा फैक्ट्री कहां है? लंदन में स्थापित है। यानी रेलवे का विकास भारत में हो रहा है, इंडस्ट्री कहां का बढ़ रहा है? लंदन का बढ़ रहा है। और भारतीय क्या कर रहे हैं? भारतीय रेल के पटरी पर पत्थर कूट रहे हैं। पत्थर आपने रेलवे की पटरी के किनारे देखा होगा ना। भारतीय क्या कर रहे हैं? वो पत्थर बिछा रहे हैं और ऊपर से उसको मारता भी था, शोषण भी करता था, पैसा भी नहीं देता था और आदिवासियों के बहु बेटी की इज्जत भी लूटता था। तो क्या रेलवे के विकास से दो फायदा हुआ ना ब्रिटेन को? पहला तो उसकी पूंजी को 5% अतिरिक्त हमने दिया, जो कि हमें जरूरत ही नहीं थी। दूसरा है कि रेलवे का विकास भारत में हुआ, लेकिन रेल उद्योग कहां का बढ़ा? ब्रिटेन का बढ़ा। तो इस तरह से भारत का कई प्रकार से शोषण होता रहा इस पूरे फेज में। तीनों फेज को हम पढ़ते हैं एडवांस लेवल पर और भी उदाहरण देने के साथ पढ़ते हैं। इसलिए यहां पर हमें समझना होगा कि भारत पर ब्रिटिश शोषण की प्रक्रिया सुनिश्चित बनाए रखने के लिए 3 प्रकार के फेज हम गुजरते हैं 1757 से लेकर के 1947 तक। जब हम ये समझ लेते हैं तो अब इसके आगे इसको काउंट करेंगे कि यहां से शुरू करेंगे कि आर्थिक नीति के उद्देश्य क्या है। ब्रिटिश कंपनी तथा ब्रिटेन के अधिकतम लाभों को सुनिश्चित करने के साथ इसे निरंतर बनाए रखना, और इस उद्देश्य से प्रेरित होकर कंपनी तथा ब्रिटिश भारत सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों में निरंतर परिवर्तन लाया। क्यों परिवर्तन ला रहा है? क्योंकि उसकी जरूरतें बदलती जाती है। उसकी जरूरतें कैसे बदलती है हम इस चरण में देखते हैं, इस चरण में देखते हैं और इस चरण में देखते हैं। हर चरण में उसकी जरूरतें बदली, उसने अपनी नीतियों को परिवर्तित कर दिया। कैसे परिवर्तित किया इसको हम एक बार समझ लेते हैं। एक बार मैं चैट देखता हूं आपका, फिर मैं आगे बढ़ूंगा क्लास में। क्लियर बात है? और निधि शर्मा बंद करें क्या लेते रहते ने? स्टोन के भी तो स्टोन तो अभी भी बिछा रहे हैं, सही है निजम। लेकिन इंजीनियर वगैरह भारतीय होता है, ऐसा नहीं कि स्टोन बिछा रहे हैं, सभी लोग स्टोन ही बिछाते हैं। लेकिन उस समय केवल आप स्टोन बिछाते थे। पहले क्या होता था? पहले इंजीनियर वगैरह सब इंजीनियर वहां का होता था। लेकिन अब क्या है कि इंजीनियर वगैरह तो भारत का ही होता है, कोई विदेश से हम नहीं लाते। अब हमारा सारा ड्राइवर से लेकर के कंडक्टर से लेकर के एयर होस्टेस फेरोस जो भी है स्टाफ है, सब है। और आप लोग थोड़ा ट्रेन में कम सफ़र करते हैं और मुझे बीच बीच में सफ़र करने की आदत रही है, यानी मुझे कहीं ना कहीं मान लो जाना पड़ता है। तो जाते वक्त मैं वॉच करता रहता हूँ। मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी है ट्रेन की खास करके, और खास करके प्लेन की भी। अगर एरोप्लेन पर जाए तो वह उसमें भी एक खास बात लगी है कि अब जो रिमोट एरिया के बच्चे हैं, रिमोट एरिया के लोग हैं, उसमें सेटल्ड हो रहे हैं। जब मैं भाषा देखता हूँ ना, जो ट्रेन में स्टाफ है
उसकी जब मैं भाषा देखता हूँ मैं समझ जाता हूँ कि जहाँ से ये डेस्टिनेशन प्रारंभ हो रहा है, जैसे कोई ट्रेन पंजाब होके गुजर रही है तो सारे पंजाबी लोग वहाँ पर इन्वॉल्व, यानी उनको नौकरी मिल रही है वैसे पेंट्री वगैरह में। ये अच्छी प्रक्रिया है। जम्मू में जाएंगे तो वहाँ वैसे लोगों को देखेंगे, उत्तर प्रदेश से गुजर रही है तो वैसे लोगों को मिलेगा। जैसे मान लो कोई असम से गाड़ी आ रही है तो असमीज लोगों को उसमें काम मिला हुआ है पेंट्री में, जिसको जहाँ ठेका मिलता है उसने रखा है। इसका मतलब है कि भारत के सभी वर्गों को अब यहाँ पर नौकरी मिल रही है। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था, पहले ब्रिटेन के लोगों को नौकरी मिलती। इंजीनियर कहाँ का? ब्रिटेन का। भारत में इंजीनियर का। तो पूंजीवादी चरण देखते हैं और इस क्रम में हम क्या देखते हैं कि यहां पर नीतियों में लगातार परिवर्तन लाया गया। चलिए अच्छा, एक ही बार बैठे, क्या करें बताएं? चलते रहे या रोकें? क्या करें, ये क्लास आगे बढ़ाएं या रोकें? चलिए कोई नहीं, क्लास को ड्रॉप कर देते हैं। कुछ बच्चे जाने के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं। मैं तो अभी आधे घंटे ले ही रहा था। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप समझने लग जाते हैं तो पढ़ाने का एक आनंद ही अलग होता है। मंडे को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, मंडे को मिलते हैं। क्योंकि मैं अभी शुरू करूंगा तो जब तक वो तीनों चरण खत्म नहीं हो जाएगा तब तक फिर बीच में ड्रॉप करना ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैंने क्लास को रोका है कि चलो कोई नहीं, दशहरा का दिन है, आप इंजॉय करिए। मेरा दायित्व है भाई, देखो बिना समझाए तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। अगर 2-4-10 क्लास अधिक भी लगता है तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि उद्देश्य यहाँ पर है कि आपको अच्छे से सारा कुछ समझा के जाए। क्योंकि पता नहीं एडवांस में आप कितना ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, कितना पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। एटलीस्ट यहाँ एनसीईआरटी में अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि जो बातचीत आपसे हो रही होती है उसका परिप्रेक्ष्य केवल यह नहीं होता है कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते, बल्कि एक एस्से का भी पेपर है। थिंकिंग प्रोसेस हमारा ब्रॉड होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एस्से ही नहीं निकलेगा। एस्से के लिए कोई सिलेबस नहीं होता, कोई किताब नहीं होती है। सोच समझ करके अपनी समझ को ही डेवलप करके लेना। मैं निरंतर बोल रहा हूँ, अलग अलग किस्से कहानी सुना रहा होता हूँ। कहाँ से आया ये? किताब पढ़ करके। केवल किताब पढ़ने से इस प्रकार सभी उदाहरण मुझे मिल जाएंगे, संभव ही नहीं। यह सोचने से होता है, थिंकिंग प्रोसेस से होता है, पढ़ने से होता है, किताबों को पढ़ने से होता है। कोई और हेल्प मेरा नहीं कर सकता, आपका नहीं कर सकता। जितना पढ़ते रहेंगे, और पढ़ने के सोर्स हमारे पास बहुत है। जैसे अब मैं बहुत हार्ड कॉपी नहीं खरीदता, क्योंकि आप देखेंगे ऑनलाइन एडिशन अब आ रहा है और डिजिटल एडिशन आप हर बुक का आता है। अब क्या है ना, बुक रखने की घर में जगह नहीं, मतलब हर अलमीरा फुल है। और बहुत सारे जो 4-5 साल पुराने बुक थे उसको तो मैंने बेच भी दिया, क्योंकि बुक रखने की ही जगह नहीं, इतना बुक खरीदा गया। तो अब नया तरीका आ गया है कि टैबलेट होता है, जो टैब है उसमें डिजिटल संस्करण खरीदते हैं, थोड़ा सस्ता भी पड़ता है और उसको जहां मन चाहे वहां पढ़ सकते हैं। जब मौका मिलेगा तभी पढ़ लेते हैं। अब किताब मोटी मोटी लेके चलने की जरूरत नहीं होती। अब डिजिटल संस्करण, कभी मैं वो टैब दिखाऊंगा जिसमें मेरा सारा बुक स्टोर है, जिसमें किस्से, कहानी, उपन्यास, इतिहास, अन्य विषय के सभी किताबों को जो मैंने परचेज किया है वो उसमें सारा ऐड होता है। तो अब एक छोटा सा टैब लेके चलते हैं, उसी से काम चल जाता है। तो पढ़ाई भाई किताबों की बड़ी जरूरी है, मतलब उसके बगैर ज्ञान नहीं बढ़ पाएगा, ये मैं मान्यता रखता हूं। ठीक है बच्चे, जाओ ना नीलम, निज़म, मेला चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप जाइए मेला देखिए, जब भी एग्जाम देना हो दीजिए। समझ एक बार बनेगी, कोई परेशानी। कभी भी आप 2030 में भी एग्जाम देंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना सभी बच्चों को, हैप्पी दशहरा। और मैं ही थोड़ा मतलब हार्ड हूँ आपके प्रति, नहीं तो आज छुट्टी कर देता, लेकिन अभी भी समय है, 5:30 ही हुआ है, तो आप जाइए एंजॉय कीजिए, घूम करके आइए और खुमारी जल्दी उतार लेंगे, क्योंकि पढ़ाई भी आपको करना है। फिर मैं मिलता हूँ मंडे को आपके क्लास में। बहुत सारी मंडे को क्लासेस होती है, सुबह 11 बजे से मैं क्लास में आपको हाजिर मिलूंगा। बाय एंड टेक केयर।